बस आज की रात ही काफ़ी है। डेफ़िनेटली जैसा कि ये कहावत है कि जो आपका एग्ज़ाम है बस मात्र 1 दिन और बच गया ये मैथ का जो है। और इस मैथ के इस अंतिम क्षण में मैं ऐसे चीज़ आपके सामने ला दिया हूँ जो डेफ़िनेटली 100% जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेंगे। एकदम 100 में 100% बताता हूँ, क्योंकि ये सारे जो सवाल आज के बताए जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सारे आपके पंजाब बोर्ड के ऑफ़िशियल वेबसाइट से मैंने अपलोड करके और बहुत सारे जगहों से मैंने खोज कर ये सारे सवाल लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ इसको अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ आप आके कल ज़रूर बोलोगे कि हाँ भाई, कि आपने जो सवाल बताया था उसमें से कम से कम नहीं तो 15 से 20 सवाल तो लड़ ही जाएंगे, डेफिनेटली लड़ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हर चैप्टर के बारे में, बात करेंगे 1 से लेकर 14 चैप्टर तक जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं अगर, तो देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या दिया है। एक्सप्रेस 20 एज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ठीक है। 20 का प्राइम फैक्टर कर देंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे प्राइम फैक्टर कर देंगे और देख लेंगे कौन कौन सा इसमें प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो आ रहा भाई क्या क्या, 2 आता है, फिर 2 आता है, फिर 5 आता है, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। हम चाहें तो 2 इंटू टू को हम पावर में भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 एंड इंटू 5 टू द पावर 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वही सेम बिल्कुल वही बात है इसका भी, कि एक्सप्रेस 156 एज अ प्राइम फैक्टर। 156 का प्राइम फैक्टर करिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसको जी बिल्कुल एलसीएम के जैसे निकाल लेंगे। इधर निकालने के बाद जो है उसको देख लेंगे क्या क्या आ रहा है उसमें, 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी कि 13 आ रहा है। तो देखेंगे कि जो हमारा जो 2 है, 2 इंटू 2 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 पे कोई भी पावर हम क्या रखेंगे, एक सिंगल है इसलिए पावर 1 रख देंगे, और 13 जो है वो भी सिंगल है उसके ऊपर भी पावर हम 1 रख देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 और 12 का जो है, यानी कि 18 और 12 का जो है आपका एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, सबको पता है एलसीएम कैसे फाइंड होते हैं, ठीक है। हम दोनों कॉलम मेथड से यहाँ पर निकाल लेंगे। इधर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 18 का हमने फैक्टर किया था, क्या निकला हमारा, निकला 2 3 3, ठीक है। और 12 किया था, क्या निकला 2 2 3। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या नेचुरल तरीके से दोनों 18 और 12 एक ही में लेकर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों कैल्शियम क्या आता है भाई, तो दोनों कैल्शियम आता है 36। चलिए समझ बात को। एलसीएम प्रोडक्ट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सी बात है 18 और 12 दोनों लेना और दोनों साथ में निकाल लेना, दोनों कैल्शियम, ठीक है। आपका 36 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नियम तो बताया नहीं कि इस तरह से करना है, ठीक है। बस आपको बोला कि फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड को बोला है तो आप इजीली तरीके से आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कौन सा इसमें रैशनल नंबर है और कौन सा आपको इसमें इरेशनल नंबर है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन हम कैसे लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है इसमें भाई, तो हम देखते हैं कि इसमें रैशनल नंबर है 75 बाई क्या है 2, ठीक है। इसको हम फाइंड करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ पर हमारा आता है 0.375, ठीक है। और अगर इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो वो कौन सा है, रूट में 2 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और देखिए दिया बहुत ही सिंपल सवाल कि फाइंड द एलसीएम 8 9 25 का एलसीएम निकालिए। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया था आपको कि सबको एक में लीजिएगा 8 9 और 25 को, और सीधा जैसे कॉलम मेथड निकालते हैं वैसे निकाल के एलसीएम आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। इस तरह से प्राइम फैक्टर करके कोई जरूरी नहीं कि हम एलसीएम निकालें, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कि प्राइम फैक्टर करना है। अगर उसमें नियम में लिखा है कि नहीं प्राइम फैक्टर ही करना है तो बात अलग है, हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ सवाल के अंदर में ये लिखा नहीं है कि प्राइम फैक्टर करेंगे नहीं करेंगे, तो आप जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल ही 100% राइट होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए अपना क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ ट्री मेथड सॉल्यूशंस। आप देखिए इसमें आपको प्राइम फैक्टर करना है, लेकिन एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड के द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो पहले लिख लीजिए ऊपर, पहले आप क्या करेंगे 156 का हम सीधा सीधा एक प्राइम फैक्टर निकालेंगे कॉलम मेथड से, ठीक है। आराम से निकाल लिया, 2 आ गया 2 आ गया 3 आ गया और 13 आ गया लास्ट का, ठीक है, यानी 13 आ गया आपका लास्ट का, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे,
तो पहले वहाँ पर 156 ऊपर लिखो, फिर लेफ्ट साइड में लिखो 2, फिर राइट साइड में लिखो क्या कट के आया था, 2 से कटाए तो क्या आया था उसमें, आधा क्या होगा 2, 156 का आधा क्या होगा 78, वहाँ लिखो। फिर देखो कि क्या 78 2 से यहाँ पर देखो 2 दिया 2 इधर कॉलम मेथड में, तो 2 को यहाँ पर रखो, फिर लेफ्ट साइड में 2 रखो, फिर लिखो यहाँ पर कि 78 का आधा क्या होगा 39 होगा, ठीक है। फिर देखिए कि 39 किससे कट रही है, 3 से कट रही थी, तो 3 को लिखो इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। और फिर 39 जो है जो 3 से कटता है तो क्या आता है भाई 13 आता है, यानी 13 आता है, तो 13 को लिखो राइट में। अब 13 कोई फैक्टर होता नहीं है, ओनली 13 ही होता है, तो हम 13 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस तरह से जो ये मेथड जो है ये ट्री जैसा मेथड है, ये जो पेड़ की तरह है, आपको ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बोला इसमें कि बाय यूजिंग द ट्री मेथड। तो जब ट्री मेथड बोल दे तो आपको मेथड दिखाना पड़ेगा बना करके हमें ऐसे ट्री मेथड होता है। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो 156 का क्या आ गया प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 13 यानी कि 13, ठीक है। ओके, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गिव दैट HCF 26 91 = 13, फाइंड LCM 26 91। तो चलिए आपका HCF दे चुका है 26 91 का कितना HCF है, वो है 13। तो आप बताइए कि LCM क्या होगा उसका। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, ठीक है। तो HCF क्या दिया भाई 13 दिया है, LCM फाइंड करना है, लिख दो नीचे, ठीक है। = फर्स्ट नंबर क्या था 26, सेकंड नंबर क्या था 91, LCM इधर रख दो और इधर लेके जाओ राइट साइड में, तो 26 × 91 बाई में 13 आप कटाओगे तो आपका आंसर आएगा, LCM आ जाएगा 182। याद रखिएगा ये फॉर्मूला रहेगा तभी हो पाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि LCM फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 9 नंबर का जो आंसर है क्या आया है 182 LCM आया है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आ गया है आपके सामने। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका x² + 7x + 10 का हमको पहले निकालना पड़ेगा फैक्टर, ठीक है। जैसे हम इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको ओनली सिंप्लीफाई करना है, पहले करेंगे, उसका पता करेंगे कि इसमें कितने जीरोज आते हैं, ठीक है। तो x² + 7x + 10 इसको तोड़ेंगे तो किस पे टूटेगा भाई 7x, तो हम तोड़ेंगे 5x + 2x पे, ठीक है। तो x² + 5x + 2x + 10 आपका इस तरह से एक फैक्टर बन गया। तो एक हिस्से में एक क्वेश्चन में आपका आ जाएगा x + 5 और एक क्वेश्चन में आएगा x + 5, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए वहाँ पर। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर एक क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, ये दोनों सिमिलर है ना, x + 5 और x + 5, दोनों में से एक कॉमन ले लो, x + 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बच गया x + 2, एक क्वेश्चन में ले लो, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन में उसको ले लेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि x + 5 आ गया इसका आंसर और x + 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन बट हमें ये पता नहीं करना, हमें ये पता करना कि इसका फैक्टर ओनली नहीं बताना कि सिंप्लीफाई क्या होता है, इसमें ये पता करना कि जीरोज कितने होते हैं। तो सो द नंबर ऑफ द x² + 7x + 10 इज जीरोज व्हेन, जीरोज कितने आएंगे x + 5 = क्या मान लो 0 मान लो, और x + 2 = क्या मान लो 0 मान लो, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 5 को इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो क्या होगा x = -5 हो जाएगा, और फिर 2 को भी इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो क्या होगा x = -2 हो जाएगा, ठीक है। द जीरोज ऑफ द x² + 7x + 10 आर -5 एंड -2, क्या होगा इसका जीरोस -5 एंड -2 जो है इसका आंसर होगा। याद रखिएगा ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार आपके बोर्ड में आते हैं और डेफिनेटली ये बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में। अब देखिए अपना जो 4 नंबर सवाल क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। बिल्कुल ही सेम सवाल है पिछले सवाल के मुताबिक, बिल्कुल क्या करा कि x² - 2x - 8 का आपको बताना है कि कितने इसमें जीरोज होते हैं। सिंपल वही सोल्यूशन निकालेंगे, x² - 2x - 8, हम इसको पहले तोड़ेंगे 2x को, तो 4x + 2x पे टूट जाएगा, ठीक है। इधर हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x इधर रख देंगे और बीच में क्या बचेगा x - 4 बच गया, फिर +2 ले लेंगे दोनों में से कॉमन, 8 और 2x में से 2 कॉमन ले लिए, फिर x हो गया और 2 दूनी की 4 यानी कि 4 हो गया, यानी कि x -
4 हो गया एक कोष्टक में, और x माइनस 4 हो गया एक कोष्टक में। ठीक है, इस तरह से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 को अलग ले लेंगे और x प्लस 2 एक अलग कोष्टक में आ जाएगा, x माइनस 4 एक कोष्टक में और x प्लस 2 एक कोष्टक में। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज जीरोज वेन, अब जीरोज निकालेंगे, सिंपल वही तरीका, क्या मान लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी मान लेंगे। ओके, अब हम जब देखते हैं कि x यहाँ पर माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कह रहा है क्या कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड माइनस 2 जो है इसके जीरोज आएंगे। ठीक है, बिल्कुल साफ और साधारण सी बात है। ठीक है, देखो बेटा का एक 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई आपने किया क्या अभी तक। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर द पॉलिनोमियल एंड हुज द जीरोज आर द 2 एंड माइनस 2। क्या करना है आपको, इसमें आपको सम फाइंड द सम बताना है, आपको सम एंड प्रोडक्ट बताना है कि कितने जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में। देखिए, एक और मज़ेदार और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। इन द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 40 इफ y इज इक्वल टू 2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था, आपने अक्सर देखा होगा इस एग्जामों में। ठीक है, क्या बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x बताना है। सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 यानी कि 14। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ द y एंड 2x प्लस 3। अब हम पहले याद रख लीजिए कि x की वैल्यू हम पहले पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या होती y की सॉरी फॉर दैट y की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 2। ठीक है, दिया है आपका सवाल में, तो 2 पुट कर दिया हम लोग ने। 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40। ठीक है, अब 2x प्लस क्या हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 40। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके जाएंगे इस बगल, तो x को ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या होगा कि माइनस क्या होगा 40 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा भाई, कट के क्या आएगा, कट के आ जाएगा आपका, घट के आ जाएगा आपका 8 आंसर। लेकिन इधर देखेंगे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि 2x है, यहाँ पर 2x ही रहेगा यहाँ पर, और 6 जो है 6 वो इधर आएगा, राइट साइड में आएगा, तो 14 में से 6 गया, क्या बचेगा 8। ठीक है, अब 8, अब यहाँ पर है 2x इज इक्वल टू 8x, 2x इज इक्वल टू 8x आपका बचेगा। और फिर जब हम x निकालेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 से 8 को कटा देंगे, तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। याद रखिएगा, जब y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर इस सवाल में 4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल देखेंगे, बाय द कंपेयरिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द स्पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and x1 a1 x plus b a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0. Define this algorithm of the types of the solutions of the linear equations of करेंगे। तो सिंपल बात है, इसमें बहुत आसान सवाल है, ये कुछ ज़्यादा करना नहीं, इसमें बस आपको नाम लिख देना है। द इक्वल सोल्यूशंस, कौन कौन से इसमें इक्वल सोल्यूशन है, द इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, और देन द नो सोल्यूशन भी इसके हो सकते हैं। ये आपको इसमें लिख के बता देने हैं बस, और कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सी सवाल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अब कह रहा है कि इन द इक्वेशन 5x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड द 4x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट द वैल्यू ऑफ द a1 और a2 एंड b1 एंड b2 प्लस c1 प्लस c2। ठीक है, सिंपल बात बोल रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको वैल्यू पे पुट कर देना है। तो देख लो कि a के जगह पे क्या पहले क्या दिया है, a के जगह पर 5 दिया है। ठीक है, एंड a1 की जगह 5 हो गया। ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया, 5 हो गया। ठीक है, ओके,
हम यहाँ पर फिर यहाँ पर A1 की जगह पर रखेंगे, A2 की जगह पर, A2 की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 इधर नहीं दिया है एंड 4 रहेगा यहाँ पर, ठीक है 4 रखेंगे। फिर यहाँ पर B1 की जगह पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है इधर वाले इक्वेशन में से। और फिर इस वाले इक्वेशन में से रखेंगे B2 की जगह पर, B2 की जगह पर रखेंगे हम 8 रखेंगे। फिर C1 की जगह पर रखेंगे 12 लास्ट वाला इसका नंबर, और C2 की जगह पर रखेंगे 5, ठीक है। दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों में से आपको निकाल लेने नंबर, वो ABC का मान हो जाएगा, ठीक है। ABC 1 वाला और ABC 2 वाला, दोनों के ये मान है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिया है और दोनों इक्वेशन को देखकर आपको बताना है कि उसमें ABC का मान क्या होगा। तो पहले A1 का मान देखो, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर A2 का मान क्या होगा 4 होगा। B1 का मान क्या है 3 है, एंड B2 का मान क्या है वो क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। C1 का मान क्या है 8 है, और C2 का मान क्या होगा इधर 9 होगा। सिंपल बात है, आपको बस क्वेश्चन देख के बता देना है कि कौन कौन से क्या होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे फाइंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन आप भी खुद से करो। फाइंड आउट द वेदर इज द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 5x + 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y + 9 = 0 एंड इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन आर द नॉट, बताना है कि ये इक्वल सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। सॉल्व द पेयर ऑफ दिस इक्वेशंस, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। x + y = 5 एंड x - y = 15, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे हम, ऑन द एडेंड गिव द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम पहले जोड़ेंगे सबसे पहले बात तो, ठीक है। तो x + y = 5 लिख दो और x - y = 15 लिख दो, ठीक है। ये जो 15 और 5 है राइट साइड में, इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। y माइनस में है और ऊपर y प्लस में है, तो दोनों पहले कट गए, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या है x दोनों क्या है प्लस में है, तो x क्या हो गया 2x हो गया, 2x = क्या हो गया 20 हो गया। तो x को हम कॉमन ले लेंगे और 2 को इधर लेके जाएंगे, तो कटा के क्या आएगा आंसर हमारा, तो आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर पहले वाले में, तो क्या होगा x + y = 5, तो x का जगह पर रखो, y ले लो कॉमन ले लो, y = क्या हो जाएगा 5 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 10 यहाँ रखो, y की x का क्या होगा 10 रखो ना, 10 + y = 5, तो y को कॉमन ले लो, 10 इधर जाएगा, तो क्या आ गया 5 - 10, y की मान क्या आ गई -5, आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई, और y की वैल्यू क्या हो गई -5 आपकी आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमने दोनों इस सोल्यूशन में पता किया कि x की वैल्यू क्या है, तो वो है 10, और y की वैल्यू क्या है वो है -5, ठीक है। 8 नंबर सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है। सॉल्व द पेयर ऑफ द इक्वेशन, आप दो इक्वेशन को लिख लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल वही एडिंग द गिवन इक्वेशन के मेथड से आप इसको ऐड करके सॉल्व करिएगा, ये भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज़, वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46 रुपीज़, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे देखो इसमें देख रहे हो आपकी कि इसमें बताना क्या है आपको, इसमें बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम क्या होगा, ठीक है। तो लेट बी सोल्यूशन बात करते हैं हम लोग। लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x, और एक पेंसिल का दाम मान लेंगे x और एक पेन का दाम मान लेंगे y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस क्या बना देंगे हम लोग, 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46, ऐसे हम बना लेंगे, बन गया, ठीक है। वन ऑफ द सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसमें आप बोला 7 पेंसिल बोला ना, तो आप टोटल एक इक्वेशन मान लो 5x + 7y = 50, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 7x + 5y = 46, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, आगे आंसर हमारा क्या 35x + 49y = 350 आ गया, और 35x + 25y = 230 आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। 24y = 120, अब हम y का मान निकालेंगे 120 में 24 और कटाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 5। पुट y 5 इन द इक्वेशन ऑफ 5x + 7y = 50, वी गेट द 5x + 50 -
35 करेंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 आ गया है। ठीक है, अभी वो आंसर नहीं आया था। अभी यहाँ पे देखिए, आगे देखिए 5x हम 50 में से 35 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे और राइट साइड में जाएंगे तो 15 बाई क्या होगा, 5 हो जाएगा और कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कॉस्ट ऑफ पेंसिल का दाम कितना आ गया भाई, 3 रुपये आ गए, और एक कॉस्ट ऑफ 1 पेन का दाम कितना आ गया भाई, 5 रुपये आ गए। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों जो है आंसर है फाइंड कर दिया कि एक पेंसिल का दाम 3 रुपये और एक पेन का दाम 5 रुपये। ठीक है, ये एक सवाल है 11 नंबर, देखिए आप सबको करके लाने हैं और आपको आंसर जरूर 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 भेजने हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ द 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स इज 35 एंड द कॉस्ट ऑफ द 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल्स इज 28 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 एंड ऑरेंज एंड एप्पल्स, यानी एक एप्पल और एक ऑरेंज का दाम आपको बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है, आप करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए अपना अगला सवाल कहता है कि चेक वेदर द एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और क्वेश्चन में दिया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको चेक करना है। तो सिंपल सा एक मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल टू उसका साइन दीजिए और इधर लिखिए x माइनस एक्स, फिर आपका जो दिया है आपका 3 माइनस एक्स, जो सवाल ऊपर भी दिया है वो उतार लीजिए। फिर उसके बाद देखिए इधर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजक्वल टू, अगर आप x से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं और x से x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इधर राइट साइड में। फिर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो क्या बन के आता है, इधर हम अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं उसके तो क्या बन के आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, जब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो 3x और 2x है, दोनों जो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों कट जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर जी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है सर जी, 1 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, चौथे नंबर सवाल देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, क्या फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन सॉल्यूशंस। तो फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन से बताना है कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, रूट क्या होगा इसका। ठीक है, तो पहले इसको हम फाइंड करते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि क्या है इसका रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हम तोड़ लेंगे, 3x को 5x प्लस 2x पे तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हमारे एक कोष्टक में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पर फिर x माइनस 5, और हम बनेगा क्या, यहाँ बन जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 5 और एक में बन जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो उस हिसाब में हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया सर जी, एक 5 है और एक क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 एंड माइनस 2। ठीक है, सॉरी, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड माइनस 2। आपका जो है इस तरह से कुछ सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं थोड़ा से आगे। अब देखिए एक और सवाल है आपका, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0 आर द इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपको क्या ज्ञात करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू आपको ज्ञात करना है, के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपको दिखेंगे, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, कि के की वैल्यू ज्ञात करो। तो सिंपल सा सोल्यूशन इसका आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम बोथ ऑफ साइड लेते हैं यहाँ पर, तो बोथ ऑफ साइड अगर हम x लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए एक का हमारा ऊपर देखिए हम इसको बोथ ऑफ साइड लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर सबके मान रख देते हैं तो a इज इक्वल टू क्या रखते हैं 1 और b इज इक्वल टू क्या रख देंगे 2 और c इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग k। ठीक है, आप ऐसे सिंपल से रख सकते हो कि a की जगह पर आप 1 रख दो, b की जगह पर आप 2 रख दो और c की जगह पर k रख दो।
ठीक है। तो डी क्या होगा, डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4AC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अगर हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पर अगर रखते हैं, पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 4K, ठीक है। रूट आर इक्वल कैसे करेंगे हम इसको, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 और 4 माइनस 4K इक्वल टू 0। अब हमारा इधर पलटेंगे तो क्या आएगा कि K इक्वल टू 4/4 और हमारा आंसर जो है K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी और आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है, सिंपल सा एक सोल्यूशन है, आप उसको देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको खुद से करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको घर से भी दे रहा हूँ ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और पंजाब बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं बताया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए चैप्टर नंबर 5 से हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, फिलिंग द बॉक्स ऑफ द एपी अलफ आ गया यहाँ पर, देखिए, ठीक है। 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, -3 0 3 6 9 और पूछ रहा है क्या भराएगा। तो देखिए ए की जगह पर आप रख दोगे -3, A2 की जगह पर 0 रख देना, A3 की जगह पर 3 रख देना और A4 की जगह पर आने वाला पैटर्न क्या होगा 12 रख देना, ठीक है। सोल्यूशन कैसे हो जाएगा कि A1 की जगह पर -3, A2 की जगह पर 0, A3 की जगह पर 3 और A4 की जगह पर हम लोग रख देंगे यहाँ पर क्या रख देंगे 12 रख देंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आसान सा सवाल है ये, ठीक है। एपी वाला फर्स्ट जितने भी सवाल होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, आराम से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। फॉर द AP 1 3 5 7 राइट द फर्स्ट टर्म, 5th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस सोल्यूशन बताना है आपको। तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा और A2 इज इक्वल टू क्या होगा 9 होगा और उसी तरह से A3 हमको फाइंड करने हैं तो क्या हम A स्क्वायर A2 माइनस A1 क्या रख देंगे 3 माइनस 1 रख देंगे तो हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या 4 आ गया, वैल्यू क्या होगी 4 और 1 हो गई, ठीक है। उस तरह से जो तीसरा सवाल है ये भी देख लो आप ध्यान से, क्या बोला फॉर द AP 0 5 10 15 राइट द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बताना क्या उनसे, और 6th टर्म क्या बताना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और 6th टर्म आपको बताने हैं। ये सवाल आपके लिए रहेगा, ठीक है। आप करके मुझे इसको बताइएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। आइए एक और सवाल इसी में से है, कुछ बहुत ही सिंपल ये भी सवाल है, इजी सवाल है। विच टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13, 18 एंड क्या इसके आगे क्या आएगा 78 के और 18 के बीच में कौन से टर्म आएंगे ये बताना है। तो पहले इसमें जानते हैं हम लोग क्या कि फर्स्ट टर्म में सबसे पहले क्या है भाई, तो पहला है आपका फर्स्ट टर्म में 3 है और लास्ट टर्म में क्या है 78 है, ठीक है, उसको रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यानी कि बीच की जो है जो वैल्यू क्या होगी वो 8 हो गई -3, तो क्या करेंगे हम लोग 8 में से 3 करेंगे क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। AN और A प्लस N-1 इज D, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। तो 78 3 प्लस N-1/5 यहाँ पर बाहर रखेंगे क्वेश्चन के बाहर 5, ठीक है। तो 78 3 प्लस दोनों मल्टीप्लाई कर दो 5N मल्टीप्लाई करेंगे तो 5N हो जाएगा और 5 का 1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन हल करेंगे तो 78 ये 3 है और -5 है, उनको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो 78 - 3 + 5 = 5N और हमारा यहाँ पर जो सोल्यूशन कट के आएगा तो 80 हो जाएगा और 80 होने के बाद जो है आपका कट के आंसर क्या आएगा 5 से कटाएंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो हमको ये मालूम चल रही है कि सर जी कि 78 इज द 16th टर्म, कौन से टर्म पे आता है 78, तो 78 जो है आंसर है, जो 78 आया है वो कौन से टर्म पे है, वो आया है 16th टर्म पे आया है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन से जुड़े रहिएगा, आगे चल के आपके और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चन जो है आपके सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं और 100% गारंटी है कि सारे ये जितने का सवाल दिख रहा है आपको ना मोस्टली इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में जरूर ही आते हैं। अगर इतना पैटर्न भी आप फॉलो कर देते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, डेफिनेटली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए एक हमारा जो है चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। इन द फिगर, ये फिगर दे देगा आपको एंड ट्रायंगल PQR इफ ST इक्वल टू ST पैरेलल है QR के, देन फाइंड द X, क्या हमको वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है वैल्यू X की, ठीक है। सोल्यूशन देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ट्रायंगल PQR
कॉमा एस टी इक्वल है क्यू आर के। तो एज द थैलेंस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि P इक्वल टू क्या होता है एस क्यू होता है, यानी कि PT इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। ठीक है, जैसे उधर है इक्वल टू, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अंक दिया उसमें फिगर में देखिए 2/3 इक्वल टू x/9 रख देंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से और 3 का मल्टीप्लाई x से, तो 3x इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 2 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। इस तरह से हम सवाल में हल कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई सर जी, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ चुकी है। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखिए, S and T are the point of the side PR and QR of the triangle PQR such that the angle RTS so that the triangle RPQ और triangle RTS। ठीक है, सिंपल सी एक सोल्यूशन है, फिगर देख लीजिए, फिगर देख के सवाल बहुत इजी तरह से हल हो सकता है। तो सोल्यूशन करेंगे ट्रायंगल PQR, तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल RTS होगा। ठीक है, नाउ इन द ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन है, P एंगल जो है RTS के गिवन दिया गया हमको। ठीक है, R टू द ए रूल्स सिमिलर एंड ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS दोनों क्या हो गए, बरोबर एक ट्रायंगल हो गए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, आपको फिगर देगा तो फिगर देखकर अगर हल करने को बोलेगा तो बहुत ही ईजी, आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, और बेटा देखो एक बात देखो, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही बहादुर बच्चे हो। और प्लीज़ यार जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, यहाँ सब्सक्राइब करें, और चैनल बहुत ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आप जानते हो। ठीक है, चलिए अपने देखते हैं 4 मार्क्स वाला एक और क्वेश्चन आ गया। द coordinated of the point of C of the square ABCD on the given graph paper of the -3 and the find the coordinating and ABD आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से कुछ फिगर बना देना, और आंसर में क्या लिख दो कि कोऑर्डिनेटिंग ABD आर द रिस्पेक्टिविटी ऑफ द 3 B -3 और डी पे बी का रख देना -3 और डी का रख देना +3 फिर -3। ठीक है, ऐसे ऐसे देना आप। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब अगर मैं पूरा ही करा दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको भी करने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में। देखिए एक और सवाल देखिए ध्यान से। ठीक है, द कोऑर्डिनेटिंग डिमिनेटर AB ऑफ सर्कल आर A 4 6 and BC 6 2 find the coordinating of the center of C of the circle। क्या बात करना आपको, फाइंड करना है सेंटर ऑफ C को। ठीक है, तो देख लो C XY मान लो। ठीक है, XY मान लेंगे यहाँ पर, तो X1 + X2 बाई में 2 रख देंगे, Y1 + Y2 बाई में 2 रख देंगे, तो हमारा नंबर वहाँ पर दिया गया है। सिंपल सी बात है, रख लो 4 + 6 बाई में 2 और 6 + 2 बाई में 2, दोनों को हल कर लेंगे तो क्या आएगा, एक का आंसर आएगा 5 और एक का आएगा 4। सिंपल सी बात है, एकदम इजी सवाल है। ठीक है, कुछ मिस करना नहीं था। और देखिए अब एक और देखिए, प्लॉट द वर्टिकल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम ऑन दिस ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर पर आपको इससे दिया रहेगा, ये जो लेफ्ट साइड में दिया है। ठीक है, और आंसर में मैंने राइट साइड में दिखाया, देखो यहाँ से इसको देख लीजिए, इस तरह से ग्राफ पेपर आपको उतारने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा सवाल है। आप अगर देखोगे ध्यान, एक दो बार ध्यान से, तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, ये याद रखना कि लेफ्ट की तरफ माइनस होता है, राइट की तरफ प्लस होता है। ठीक है, और ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अपर की तरफ प्लस होता है और डाउन की तरफ माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट द AB इज 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द A। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इनको A को। यहाँ पर देख लो एक ट्रायंगल दिया है, बहुत ही ईजी तरीके से 90 डिग्री का ट्रायंगल है, देख लो ध्यान से दिया है। ठीक है, इसमें 2 वैल्यू आपको दी गई हैं और आपको तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और एंगल इसका B जो है B 90 डिग्री का है, दिख रहा है हमको फिगर में। ठीक है, 10A इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाई में BC। इसका बेस क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो रख दो। सिंपल बात है, 24/7 कट के क्या आंसर आएगा आप बता दो। ठीक है, जो आप काट के वहाँ आंसर लिखोगे
वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ डायग्राम। डायग्राम के अनुसार आपको कॉस थीटा बताना क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। सबको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि बी सी बाई ए सी होगा, यानी कि 4/5 होगा। सिंपल बात है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई द बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी होगा, यानी 3/4 होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है, यानी कि ए सी बाई बी सी, यानी कि 5/4 होगा। सिंपल सी और आसान सी बात है यार, एकदम कुछ भी इसमें करना नहीं है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप फिगर देख के बता दोगे कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अभी 14 चैप्टर तक पढ़ने हैं, तो 9 चैप्टर का मैंने लेके आ चुका हूँ सवाल, ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको, बहुत बड़े में सवाल मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक फिगर दिया है जिसमें ए बी दे दिया है 5 मीटर और फाइंड करना हमको बी सी। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है, राइट एंगल है एक, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल ए बी सी आपका एंगल दिया है 90 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री हो जाएगा, फिर और ए बी दे दिया है आपको कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बाई में क्या होगा, बी सी होगा, यानी 1045 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर रखेंगे 5/BC इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 45 डिग्री का क्या होगा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इन विच ऑफ द 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन 13 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या करना है, ये जो टावर दिया है बगल में ना आपके राइट साइड में, ठीक है, इसको बताना हाइट कितनी है उसकी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर ऑफ द पॉइंट ऑफ सी इन ऑन द ग्राउंड ऑफ 13 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड सी फ्रॉम द फुट्स ऑफ द टावर इन 13 मीटर इन राइट एंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एक दिया है आपको, उसमें देखो ए बी बाई में क्या है बी सी है, यानी कि टेन थीटा क्या है 30 है। ठीक है, और ए बी बाई में क्या है 30, यानी कि 1/, क्या होता है इसका रूट 10/30 का 1/, अब मान भी रख सकते हो यहाँ पर 1/√3 होता है। ठीक है, और 13 डिग्री फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कि 13 इंटू 1/√3 इंटू √3 तो आंसर हमारा आ जाएगा कट के क्या आ जाएगा 10 बाहर √3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कहेंगे हम हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना भाई, तो हाइट ऑफ टावर जो है उसका 10 बाहर √3 मीटर इसका हाइट होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए एक और सवाल आ गया है। ठीक है, कह रहा है इन द फिगर ऑफ TP, TQ आर टू टेंजेंट in the circle of the center of O so that P angle POQ equal to 110, then find एंगल PTQ। क्या बात करना फाइंड करना है इसमें, इस फिगर को देखकर आपको फाइंड करना है एंगल PTQ क्या होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, चल देखते हैं सोल्यूशन इसका कि OQTP क्या है अपना एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इक्वल टू कितना है, सारे के सारे जो है ट्रायंगल किस पे बने हैं, वो बने हैं 360 डिग्री पर, यानी कि सर्कल में बने हैं। ठीक है, इसलिए हम 360 डिग्री लेंगे यहाँ पर। सम ऑफ 4 एंगल इन द क्वाड्रेटल, सबको जोड़ने पे क्या होगा भाई, तो एंगल PTQ ये तुमको फाइंड करना है, इसको मत नहीं लिखेंगे, बाकी सारे को जोड़ देंगे हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू क्या मिलकर बन जाएगा 360 डिग्री बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इधर देखो आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका एंगल PTQ प्लस 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री आपका आएगा, और इधर लेकर माइनस करेंगे तो इसमें आएगा हमारा, तो हमारा निकल के आ गया कि एंगल PTQ इक्वल टू कितना होगा 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी 70 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब देखिए अपना जो सवाल है क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज द डायमीटर इज 14। एरिया बताइए क्या होगा जिसका डायमीटर 40 दिया है। बहुत सिंपल सा सवाल, बच्चों वाला सवाल दिया। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या दिया आपका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे r/2 यानी कि 14/2 क्या निकल जाएगा 7। बस एरिया का सूत्र लगा दो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² यानी कि 22/7। ठीक है, 7 × 7 यानी कि r²
और आर क्या आया हमारा 7 आया है, तो निकल के हमारा आंसर क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 154 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के बारे में। ठीक है, अब जरा ध्यान ध्यान से देख लो, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द एनी 4 सर्कुलर ऑब्जेक्ट। 4 सर्कुलर ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, तो लिख देना साइकिल, साइकिल व्हील्स, वैसर, बेंगल्स, पेंडल, डार्क डार्ट बोर्ड। ठीक है, ये 4 आपका नाम बता देना। ठीक है, अब चलिए, फ्रॉम द फिगर राइट द नेम ऑफ दिस मेजर सेगमेंट ऑफ एंड मेनर सेगमेंट। बताना आपको कि फिगर में देख के बताइए कि मेजर सेगमेंट कौन सा होगा और मेनर सेगमेंट इसमें कौन सा होगा। तो सिंपल बात है, मेजर सेगमेंट ए क्यू होगा और मेजर सेगमेंट ए पी बी होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज द सर्कमसर्फेंस इज 22 सेंटीमीटर एंड सर्कमसर्फेस क्या करना है कि बताइए कि रेडियस क्या होगा जिसका सर्कमसर्फेस क्या दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। तो सर्कमसर्फेस सर्कल क्या होता है, क्या दिया आपका 22 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस फाइंड करना हमको 2πr लगाएंगे और इक्वल टू 22 रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे r रेडियस से निकालना हमको। ठीक है, इक्वल टू 22 इधर ले जाएंगे, कटाएंगे, तो कटाने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो 22 से 22 कर गया और क्या आ गया 7 बटा यानी 7/2 आ गया सेंटीमीटर। इसको कटाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर जो है आपका रेडियस, इसका आंसर आ गया 3.5। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो, इन अ सर्कल रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंड बाय द एंगल ऑफ 16 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्थ। क्या बात करना है, क्या फाइंड करना है हमको, एरिया लेंथ फाइंड करना है किसका, अर्थ का। ठीक है, जो नीचे बना हुआ है देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होता है, कितना दिया है इसमें 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ एंगल क्या है थीटा इक्वल टू कितना है 16 डिग्री है। ठीक है, लेंथ ऑफ अर्थ क्या है 2πr यानी कि थीटा बाई में 360 डिग्री, और निकाल देंगे हम लोग वो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान क्या दिया है 14 इंटू 16/60 यानी निकल के हमारा आंसर फाइनल जो आंसर आएगा आपका होगा, आपका द लेंथ ऑफ अर्थ होगा 44/3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए, कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर आर द सबटेंड एंड एंगल ऑफ 16 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द अर्थ। सिंपल सी बात है, क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द अर्थ फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ एंगल थीटा 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या करेंगे, πr² निकालेंगे और थीटा बाई में 360 डिग्री रख देंगे। तो फिर बस वैल्यू फुट कर दो, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर क्या होगा आपका दिया है आंसर में, क्या दिया 21 × 21 और 60 आपका दिया है एंगल, तो 60 बटा में क्या आएगा 360 डिग्री। कटाएंगे जब तो आएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये सवाल में कई बार आ चुका है, ए हॉर्स ऑफ द टायर्ड इन द पेग ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर द स्पेंड ऑफ द ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्सेस कैन ग्रास। क्या करना है आपको, एरिया फाइंड करने हैं फील्ड के और ग्रास जिसमें ग्रास उगा हुआ, ठीक है, उसका भी। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप क्या है 5 मीटर, ईच ऑफ एंगल स्क्वायर क्या है, हर एंगल कितना है 90 डिग्री का है, देख लो। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ दिस फील्ड क्या है, विच ऑफ द कैन बी ग्रास ऑफ πr² इन थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई का मान रखो, आप चाहो तो 22/7 भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पे रखा था पॉइंट में रख सकते हो, आपको 3.14 इंटू 5 बाई में 90 डिग्री बाई में 360 डिग्री, और कटा पिटा का हमारा आंसर कितना आएगा 19 पॉइंट यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर आपका आंसर इसका आ जाएगा। चल ठीक है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको सवाल समझ में आ रही है, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि जितना हो सके आपको वीडियो को लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और शेयर करने हैं। चलिए देखिए, आ क्यूब हैज़ एंगल
एज ऑफ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया। क्या करना है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया फाइंड करने। तो क्यूब के सबको पता है, क्यूब का एरिया फाइंड करने क्या करते हैं हम लोग, 6a² का फॉर्मूला लगाते हैं। ए की वैल्यू पुट कर देना 4 सेंटीमीटर, और 6 इंटू 4 गुणे 4 यानी कि 96 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का जो है एरिया, सरफेस ऑफ एरिया आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सवाल। ठीक है, a cylinder whose the diameter of is 14 सेंटीमीटर and the height of the 10 सेंटीमीटर, find the volume। सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, और हाइट दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या निकालेंगे इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगा 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। तो 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना दिया 7 गुणे 7, और एच का मान हमारा हाइट जो क्या है 10 है। तो हमारे इस तरह से पूरे हल करेंगे, और हल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1514 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल का खुद से करके लाने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोन हुज हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर। आपको खुद से ये सवाल करके लाने हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन हुज द हाइट ऑफ इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द इट्स बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम का अगर सवाल आएगा तो मैंने सोचा अगर वॉल्यूम आपको समझ में आए तो आप इस तरह से मैं करा देता हूँ आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाइट ऑफ कोन क्या दिया है 21 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस कोर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रखो, पाई का मान रखो 22/7 इंटू आर का क्या मान दिया है सवाल में 6 इंटू 6, और आपका जो है एच क्या दिया है 21 दिया है। सबको सॉल्व करेंगे आएगा 792 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। द रेडियस ऑफ द हैरिस पेपर इन द 14 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व ऑफ द सर्फेस ऑफ द एरिया। क्या करना है, कर्व ऑफ सर्फेस ऑफ एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पर आर इसको क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड कर्व्ड ऑफ द हेमिस्फीयर्स 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 रख देंगे, हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामों में ये आते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इनको भी ध्यान से देख लेना। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, फाइंड द ईच ऑफ साइड। एक साइड बताना है क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब होता है। ठीक है, तो साइड का क्यूब हमारा टोटल वॉल्यूम कहते हैं 64 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम इधर लेके जाते हैं तो 64 का क्यूब निकाल देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जो है एक साइड आ जाएगी, यानी आपका जो है वॉल्यूम यानी कि 3 साइड कितने होगा भैया 3 साइड होगा आपका 64 का हो जाएगा। ठीक है, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो एक साइड निकालेंगे हम लोग उसका 64 को इस रूट में ले जाएंगे, क्यूब निकाल देंगे उसका, तो क्या आएगा 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 12 में देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज द डायमीटर आर द 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या करेंगे L इंटू बी इंटू एच होता है, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू 4 इसको क्या होगा हमारा 200 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हाउ मच मिल्क कैन बी द प्रोवाइड इन द हेमिस्फीयर स्पीयर below whose the radius of 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर below is 7 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। इस पर रख देंगे उठा के 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 गुणे 7 ये आपका क्यूब जो है आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में ज़रा फास्ट रहिएगा, नहीं तो आपको सवाल में फंस जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन करने में ज़रा फास्ट रहिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, लगभग सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, राइट द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरनल 100 एंड 150। बताना है कि 100 और 150 के बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है। सिंपल बात है, इसमें शुरू में आपका दिया है अपर लिमिट तो 150 रखेंगे, और लोअर लिमिट दिया है तो 100 रखेंगे, क्योंकि शुरुआत वहाँ से 100 से हो रही है और लास्ट कहाँ है उसका है 150 तक है। सिंपल है,
राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरनल 10 to 13, बताना है आपको कि 10 और 30 के बीच में कितने क्लास लिमिट है। तो क्लास मार्क क्या होंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ये फॉर्मूला होता है बाई में 2, ठीक है। तो अपर क्या दिया है 10 प्लस 30 दिया लोअर, दोनों को जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा हमारा 40 आएगा, 40/2 आएगा, 40/2 को हम कटा देंगे तो 20 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द मेन ऑफ द आइडिया 2, 9, 2, 9, 7, 8 एंड 14, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो नीचे 5 रखो और टोटल को जोड़ दो, जोड़ के कटा दो, 8 आपका आंसर आ गया। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 रैशनल नंबर बताना है, तो क्या बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, 5 को है ना, तो नीचे 5 रख दो और सबको जोड़ के कटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी और आसान सी भाषा में बता रहा हूँ मैं, ये सारे सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए लगभग ये लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट पेज है लगता है सवाल का, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो ए डिस्क ऑफ थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑफ द नंबर लेयरिंग बिटवीन द 2 and 6 बताना है आपको। टोटल कम आउटकम ऑफ द डिस्क 6 है, नंबर ऑफ बिटवीन 2 and 6 देखेंगे क्या क्या होता है, तो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है, ठीक है। तो 3 ले लेंगे। द पी नंबर ऑफ दिस 2 and 6 इज द 3/6 एंड 1 कटाएंगे तो 1 क्या आएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ डिस्क ऑफ थ्रो इन द फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑड नंबर बताना है इसमें। टोटल कम टू डिस्क 6 एंड ऑड नंबर 3, 1, 3, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर 3 ही है, पी ऑड नंबर इज 3/6 कटाएंगे तो 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसका आंसर जो है आपको खुद से देने थे, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिख दिया है, ठीक है। ध्यान से देख लो, राइट द टोटल आउटकम्स व्हेन द डिक इन द थ्रो वंस। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आशा ने पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो अगर लगी होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद।